नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। बता दें कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार सरकार ने मंगलवार को प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने मुंबई में अपनी तीसरी बड़ी परियोजना हासिल कर ली है। धारावी पुनर्विकास और बांद्रा रिक्लेमेशन के बाद अब अडानी समूह ने गोरेगांव पश्चिम में मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना को अपने नाम किया है। यह परियोजना 142 एकड़ में फैली है और इसकी अनुमानित लागत 36,000 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA ने 7 जुलाई को अडानी समूह के साथ इस परियोजना के लिए एक समझौता किया। अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस निविदा में सबसे अधिक निर्मित क्षेत्र 3.97 लाख वर्ग मीटर की पेशकश कर लार्सन एंड ट्रूबो को पीछे छोड़ दिया। MHADA के अनुसार यह परियोजना मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 कॉलोनियों को आधुनिक आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र में बदल देगी, जिसमें 3,372 पात्र आवासीय इकाइयों, 328 वाणिज्यिक इकाइयों और 1600 स्लम टेनमेंट्स का पुनर्वास शामिल है। इस परियोजना को महाराष्ट्र सरकार ने विशेष परियोजना का दर्जा दिया है, जिसमें MHADA का पूरा नियंत्रण होगा। हालांकि अडानी समूह द्वारा हासिल की गई इस परियोजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। स्थानीय निवासियों ने पारदर्शिता की कमी की शिकायत की है। शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस परियोजना में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि कोई कमी पाई गई तो हम इसे उठाएंगे। धारावी पुनर्विकास परियोजना की तरह मोतीलाल नगर परियोजना पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं, जिसमें अडानी समूह को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया गया। विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से आदित्य ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा करार दिया और कहा कि सरकार ने अडानी समूह के पक्ष में नियमों को बदला है। मोतीलाल नगर परियोजना में भी स्थानीय निवासियों ने पारदर्शिता की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। विपक्ष का कहना है कि ये परियोजनाएं मुंबई की जनता के हितों की बजाय कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही हैं। विपक्षी दलों ने मांग की है कि सभी 3 परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो और पुनर्वास योजनाओं को पब्लिक किया जाए। बिहार की राजधानी पटना के व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के एक संदिग्ध की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने PTI से बात करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज ही सुबह एनकाउंटर हुआ है जो गोपाल खेमका की हत्या में शामिल था, क्योंकि अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। लालू जी के दौर में जंगल राज था और इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। तब अपराधियों से समझौता रहता था, तालमेल रहता था, लेकिन आज कोई तालमेल नहीं है। अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसका एनकाउंटर भी होगा और गिरफ्तारी भी होगी। बिहार की राजधानी पटना के व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के एक संदिग्ध की मंगलवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। बिहार पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष को माल सलामी के थाना अध्यक्ष ने बताया कि रात करीब 2:45 पर डमरिया घाट के पास पुलिस की अपराधी से मुठभेड़ हुई। इसमें कुख्यात अपराधी विकास उर्फ राजा मारा गया। बिहार पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल पर जांच के दौरान एक पिस्टल, गोली और उसका खोखा बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बिहार पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है।
पुलिस ने कहा कि गोपाल खेमका की हत्या से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए आज शाम 5 बजे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बता दें कि गोपाल खेमका की शुक्रवार रात पटना में उनके घर के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनसे पहले राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे लिखित में अपनी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खड़गे के बयान की निंदा करेंगे और क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा? दरअसल सोमवार को छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम लिया था। खड़गे ने कहा था कि भाजपा बातें तो बड़ी बड़ी बोलेगी कि मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बना दिया, कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। हाँ भाई, बनाया है। किस लिए बनाया है? हमारी संपत्ति छीनने के लिए, हमारे जंगल छीनने, हमारा जल रोकने के लिए बनाया। वाराणसी की एक जिला अदालत ने दिवंगत हरिहर पांडे की बेटियों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े 1991 के मूल मुकदमे को दीवानी न्यायाधीश की अदालत से किसी और अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। मामले के पक्षकार वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि जिला न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी ने सोमवार को स्थानांतरण आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं है, इसलिए उनके पास ऐसा आवेदन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। रस्तोगी के मुताबिक दिवंगत हरिहर पांडे की बेटियों ने अपने वकील के माध्यम से दलील दी थी कि उन्हें दीवानी न्यायाधीश की त्वरित अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा, जहां यह मूल मुकदमा 1991 से लंबित है। इसी आधार पर उन्होंने मुकदमा किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इसका जवाब देते हुए रस्तोगी ने तर्क दिया कि तीनों बहनें 1991 के मुकदमे में पक्षकार नहीं हैं, इसलिए उनके पास स्थानांतरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि साल 1991 का मूल मुकदमा काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े विवाद से संबंधित है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आपत्तिजनक बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उनकी निंदा की है। संजय राउत ने कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पर आश्चर्य है कि महाराष्ट्र और मराठी मानुष के बारे में घटिया बातें करने वाले पर सब चुप बैठे हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि किसी भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और अगर हिंदी पर रोक लगाएंगे तो हम कैसे बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को मराठी भाषा विवाद पर बयान दिया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में भाषा के मुद्दे पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी अनुचित है और इससे भ्रम पैदा होने का खतरा है। आपको बता दें कि दुबे की कथित पटक पटक के मारेंगे टिप्पणी ने खलबली मचा दी है। झारखंड से लोकसभा सदस्य ने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद और गैर मराठी भाषी लोगों पर हमलों के बीच एक विवादास्पद पोस्ट किया था। मराठी भाषा विवाद पर आज मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कई मराठी भाषा संगठनों का प्रदर्शन था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते पहले राज ठाकरे की मनसे के नेताओं को डिटेन किया गया और अब प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि यह लोग जानबूझकर ऐसे मार्ग चुन रहे थे जिससे बवाल हो। समाचार एजेंसी से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि मैंने पुलिस से पूछा कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। मार्ग के बारे में चर्चा हुई, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा मार्ग मांग रहे थे जिससे टकराव हो। उन्हें मार्च का नियमित मार्ग बताया गया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया और अनुमति नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में भाषा के मुद्दे पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी अनुचित है और इससे भ्रम पैदा होने का खतरा है। आपको बता दें कि दुबे की कथित पटक पटक के मारेंगे टिप्पणी ने खलबली मचा दी है। झारखंड से लोकसभा सदस्य ने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद और गैर मराठी भाषी लोगों पर हमलों के बीच एक विवादास्पद पोस्ट किया था।
शिशुओं और बच्चों के उचित इलाज के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अनुमति दे दी गई है। इस वैक्सीन को कुछ ही हफ्तों में अफ्रीका में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। अभी तक छोटे बच्चों और शिशुओं का बड़े बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन से इलाज किया जाता था, लेकिन इसके ओवरडोज की वजह से उनके लिवर पर असर पड़ने का खतरा रहता था, क्योंकि लिवर छोटी उम्र में विकसित हो रहा होता है। नई वैक्सीन को बड़े पैमाने पर गैर लाभ के सिद्धांत पर देशों को दिया जाएगा। इस वैक्सीन को दवा कंपनी नोवार्टिस ने विकसित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका में हर साल 5 साल से कम आयु के 6 लाख से अधिक बच्चों की मौत मलेरिया से होती है। भारत के साथ व्यापार को लेकर चल रही वार्ता पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता किया है, हमने चीन के साथ भी एक समझौता किया है और हम भारत के साथ समझौता करने के करीब हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।